हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में आपने विकिरण से संबंधित कुछ डेफिनेशंस देखी, उत्सर्जन क्षमता और स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। थर्ड डेफिनेशन अपन देखेंगे बच्चों, वो है अवशोषण क्षमता। अवशोषण क्षमता और अवशोषण गुणांक की बच्चों डेफिनेशन एक ही है। किसी वस्तु द्वारा अवशोषित विकिरण की मात्रा कहाँ से कहाँ तक, लैम्डा बराबर 0 से लैम्डा बराबर अनंत तक। इसको बच्चों अपन ए से डिनोट करते हैं और आदर्श कृष्णिका के लिए कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, सामान्य वस्तुओं के लिए ए से डिनोट करेंगे और आदर्श कृष्णिका के लिए कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। तो अवशोषण क्षमता को कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? किसी वस्तु द्वारा अवशोषित विकिरण की मात्रा और वो भी लैम्डा बराबर 0 से लैम्डा बराबर अनंत तक। किसी वस्तु द्वारा अवशोषित विकिरण की मात्रा तथा उस पर आपतित कुल विकिरण की मात्रा के अनुपात को अवशोषण क्षमता कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा अवशोषित विकिरण की मात्रा तथा उस पर आपतित कुल विकिरण की मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों? अवशोषण क्षमता कहते हैं। और ए जो होगा वो बनेगा Q अपॉन कैपिटल Q एब्जॉर्ब अपॉन Q। ठीक है, अब बच्चों ध्यान देना, ये जो अवशोषण क्षमता होगी ये मात्रकहीन होगी और विमाहीन होगी। ठीक है, चौथी डेफिनेशन आती है बच्चों, एक वर्णीय या स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता। एक वर्णीय या स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, मोनोक्रोमेटिक और स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। अब ध्यान दो बच्चों, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? बस आपको कलर फिक्स करना है, यानी तरंग दैर्ध्य फिक्स करना है। तो किसी वस्तु द्वारा, ध्यान से समझना, किसी वस्तु द्वारा एकांक तरंग दैर्ध्य पराश लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा में अवशोषित विकिरण की मात्रा तथा उस पर आपतित कुल विकिरण की मात्रा को एक वर्णीय अवशोषण क्षमता कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये बच्चों अपने पास आई इस विकिरण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब अपन देखते हैं आगे किरचॉफ का नियम। कई बार बच्चों इसको किरचॉफ का नियम भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, बाकी ये किरचॉफ का नियम है
किरचॉफ का नियम क्या कहता है? किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम यह कहता है कि नियत ताप पर किसी वस्तु की एक वर्णी उत्सर्जन क्षमता तथा एक वर्णी अवशोषण क्षमता का अनुपात सदैव नियत रहता है और इस नियतांक का मान आदर्श कृष्णिका की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। इसे अपन क्या कहेंगे बच्चों? किरचॉफ का नियम कहेंगे। तो बच्चों विकिरण संबंधित किरचॉफ का नियम क्या है ये अपन को देखना है। ये कहता है कि किसी वस्तु की एक वर्णी उत्सर्जन क्षमता, ध्यान से समझना बच्चों, किसी वस्तु की एक वर्णी उत्सर्जन क्षमता यानी ई लैम्डा तथा एक वर्णी अवशोषण क्षमता ए लैम्डा का अनुपात सदैव नियत रहता है तथा नियतांक का मान आदर्श कृष्णिका की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। अर्थात ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा ये सामान्य वस्तु के लिए है, तो बच्चों आदर्श कृष्णिका के लिए कैपिटल ई लैम्डा अपॉन कैपिटल ए लैम्डा होगा नहीं होगा, परंतु ए लैम्डा का मान एक होता है कैपिटल ए लैम्डा का मान, क्योंकि आदर्श कृष्णिका आपके संपूर्ण विकिरणों का अवशोषण कर लेती है, इसलिए ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा जो होगा वो बराबर कैपिटल ई लैम्डा होगा। और नियत ताप पर कैपिटल ई लैम्डा का मान, अगर मैं ये कहूं नियत ताप पर, अगर ये वर्ड और आना चाहिए ज्यादा बेटर है, नियत ताप पर किसी वस्तु की एक वर्णी उत्सर्जन क्षमता तथा एक वर्णी अवशोषण क्षमता का अनुपात सदैव नियत रहता है, ये होना चाहिए एग्जैक्टली। अब बच्चों आपको पता ये जब कांस्टेंट है तो मैं ये कह सकता हूं कि ई लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए लैम्डा होगा, और इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे बच्चों ये निष्कर्ष निकलता है कि जिनके लिए ई लैम्डा का मान ज्यादा होगा उनके लिए ए लैम्डा का मान भी ज्यादा होगा। अर्थात अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं। ये बच्चों किस नियम के आधार पर कहा जा सकता है? किरचॉफ के नियम के आधार पर ही ये कहा जा सकता है कि अच्छे उत्सर्जक जो होते हैं वो अच्छे अवशोषक भी होते हैं। ये किसके आधार पर कहा जा सकता है बच्चों? किरचॉफ के नियम पर। अतः किरचॉफ नियम के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं। अर्थात जो वस्तुएं उच्च ताप पर ऊष्मीय विकिरणों का जितना ज्यादा उत्सर्जन करेंगी, वे वस्तुएं निम्न ताप पर ऊष्मीय विकिरणों का उतना ही अवशोषण भी करेंगी। उच्च ताप पर ऊष्मीय विकिरणों का जितना उत्सर्जन करेंगी, निम्न ताप पर ऊष्मीय विकिरणों का उतना ही अवशोषण भी करेंगी। ठीक है, तो ये बच्चों किसके आधार पर कहा जा सकता है? किरचॉफ के नियम पर। तो बच्चों किरचॉफ का नियम क्या है एक बार मैं फिर बताता हूं, इंपॉर्टेंट है।
किरचॉफ का नियम क्या कहता है कि नियत ताप पर किसी वस्तु की एक वर्णीय उत्सर्जन क्षमता तथा एक वर्णीय अवशोषण क्षमता का अनुपात सदैव नियत रहता है और नियतांक का मान आदर्श कृष्णिका की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि ई लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए लैम्डा, अर्थात जिन वस्तुओं के लिए ई लैम्डा का मान ज़्यादा होगा उनके लिए ए लैम्डा का मान भी ज़्यादा होगा। अर्थात जो वस्तुएं ऊष्मीय विकिरणों का जितना ज़्यादा उत्सर्जन करती हैं वे वस्तुएं ऊष्मीय विकिरणों का उतना ही अवशोषण भी करेंगी। अर्थात उच्च ताप पर जो वस्तुएं ऊष्मीय विकिरणों का जितना उत्सर्जन करेंगी निम्न ताप पर वो ही वस्तुएं ऊष्मीय विकिरणों का उतना ही ज़्यादा अवशोषण भी करेंगी। क्लियर है बच्चों? आगे अपन देखते हैं इस किरचॉफ नियम की एप्लीकेशंस, किरचॉफ नियम के अनुप्रयोग। किरचॉफ नियम के बच्चों अनुप्रयोग देखते हैं और इसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है बच्चों फ्रॉनहोफर रेखाओं की व्याख्या। फ्रॉनहोफर रेखाओं की व्याख्या। फ्रॉनहोफर रेखाओं की व्याख्या। बच्चों फ्रॉनहोफर रेखाएं क्या होती हैं? बच्चों अपने पास ये सूर्य है, ठीक है। सूर्य का बच्चों जो ये आंतरिक भाग है इसको अपन बोलते हैं प्रकाश मंडल। क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इसको फोटोस्फीयर। और बच्चों इसका टेम्परेचर जो होता है जनरली 10⁶ से 10⁸ केल्विन के करीब होता है, ठीक है। जबकि बाहर का जो भाग होता है बच्चों इसको अपन बोलते हैं वर्णमंडल और क्रोमोस्फीयर। इसको बच्चों अपन बोलते हैं वर्णमंडल और क्रोमोस्फीयर। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग अपन 6000 केल्विन मानकर चलते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि प्रकाश मंडल, अब इस वर्णमंडल में कुछ जलवाष्प और गैसें होती हैं, कुछ वाष्प होती हैं और कुछ गैसें होती हैं। वो क्या करती हैं? इस प्रकाश मंडल से आने वाले प्रकाश को अवशोषित कर लेती हैं, जिसके फलस्वरूप अगर सूर्य का स्पेक्ट्रम लिया जाए तो बच्चों सूर्य का स्पेक्ट्रम कैसा स्पेक्ट्रम होता है? सतत स्पेक्ट्रम होता है। तो सूर्य का स्पेक्ट्रम लेने पर सूर्य के सतत स्पेक्ट्रम में कुछ अपन को काली रेखाएं दिखाई देती हैं और वो किसके कारण दिखाई देती हैं? अवशोषण के कारण दिखाई देती हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन जब सूर्य ग्रहण होता है तो क्या होता है कि चंद्रमा क्या करता है? इस प्रकाश मंडल को ढक लेता है। इसलिए प्रकाश अब कहां से आएगा? वर्णमंडल से आएगा। और वर्णमंडल से आएगा तो सूर्य ग्रहण के समय यही फ्रॉनहोफर रेखाएं उत्सर्जन के कारण कैसी दिखाई देती हैं? चमकीली दिखाई देती हैं। तो अपन को यही तो प्रूव करना था कि जो वस्तुएं उसमें विकिरणों का अवशोषण जितना ज्यादा करती हैं वो उत्सर्जन भी उतना ही क्या करेंगी? ज्यादा करेंगी। तो ये फ्रॉनहोफर रेखाओं की व्याख्या आपके समझ में आ गई। एक बार फिर से ध्यान दे लें बच्चों। सूर्य के सतत स्पेक्ट्रम में कुछ काली रेखाएं दिखाई देती हैं। उन काली रेखाओं को बच्चों अपन क्या कहते हैं? फ्रॉनहोफर रेखाएं कहते हैं। सूर्य के सतत स्पेक्ट्रम में कुछ काली रेखाएं दिखाई देती हैं। उन काली रेखाओं को बच्चों अपन क्या कहते हैं?
फ्रॉनहोफर रेखाएं कहते हैं। क्लियर है बच्चों। सूर्य का अब देखो क्यों दिखाई देती हैं। सूर्य का मेनली दो भाग होते हैं। आंतरिक भाग होता है बच्चों, उसको प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं, और बाहरी जो भाग होता है उसको बच्चों अपन बोलते हैं क्रोमोस्फीयर। फोटोस्फीयर का जो टेम्परेचर होता है 10⁶ से 10⁸ केल्विन होता है, जबकि वर्णमंडल का ताप 10⁻। तो यहां पर क्या है कि जब सूर्य का सतत स्पेक्ट्रम लेंगे तो वर्णमंडल में उपस्थित कुछ गैसें और जो वाष्प होती हैं वो क्या करती हैं, प्रकाश मंडल से आने वाले प्रकाश का अवशोषण कर लेती हैं, जिसके फलस्वरूप अवशोषण के कारण कुछ काली रेखाएं दिखाई देती हैं। लेकिन सूर्य ग्रहण के समय अब सूर्य प्रकाश मंडल को ढक लेता है और सामान्य वातावरण की तुलना में वर्णमंडल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो अब ये फ्रॉनहोफर रेखाएं जिन्होंने अवशोषण किया था वो ही क्या करेंगी, उत्सर्जन करती हैं, और सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के स्पेक्ट्रम में जो फ्रॉनहोफर रेखाएं थी वो उत्सर्जन के कारण कैसी दिखाई देती हैं, चमकीली दिखाई देती हैं। तो ये हुआ बच्चों पहली एप्लीकेशन। दूसरा, एक लाल कांच के टुकड़े को, ध्यान देना बच्चों, एक लाल कांच के टुकड़े को गर्म करके अंधेरे में ले जाने पर वो हरा दिखाई देता है। इसी प्रकार से एक हरे कांच के टुकड़े को गर्म करके अंधेरे में ले जाने पर कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। वो भी किसके कारण, किरचॉफ के नियम के कारण है। तीसरा, यदि एक चित्रित चीनी मिट्टी के टुकड़े को एक भट्टी में डाल दिया जाए तो चित्रित भाग अवशोषण, पहले ऊष्मीय विकिरणों का अवशोषण करेगा क्योंकि उसका टेम्परेचर लो है, तो चित्रित भाग तुलनात्मक अधिक काला दिखाई देता है, लेकिन कुछ समय बाद वही चित्रित भाग तुलनात्मक अधिक चमकीला दिखाई देता है। तो ये बच्चों अपने पास हुए किरचॉफ के नियम की एप्लीकेशंस। अब बच्चों सबसे पहले इसमें अपने पास एक वर्ड काम में आ गया, स्पेक्ट्रम, और थोड़ा सा अपन स्पेक्ट्रम के बारे में देखते हैं और वस्तुओं के रंग के बारे में अपन थोड़ा सा चर्चा करेंगे एक बार, ठीक है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं, तो ध्यान देना एक बार। स्पेक्ट्रम के बारे में बिल्कुल ब्रीफली अपन चर्चा करेंगे, और हकीकत यहीं से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। बच्चों स्पेक्ट्रम जो होता है अपने, वो 3 प्रकार के स्पेक्ट्रम होते हैं। पहला जो स्पेक्ट्रम होता है वो होता है सतत स्पेक्ट्रम। कैसा होता है बच्चों, सतत स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। दूसरा जो स्पेक्ट्रम होता है बच्चों वो होता है बैंड स्पेक्ट्रम। और तीसरा जो स्पेक्ट्रम होता है वो होता है बच्चों रेखिल स्पेक्ट्रम। कैसा होता है बच्चों, रेखिल स्पेक्ट्रम, जिसको अपन बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। ये अपने पास है बैंड स्पेक्ट्रम, और ये है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब बच्चों क्या होता है सतत स्पेक्ट्रम, वह है स्पेक्ट्रम जिसमें विभिन्न रंगों के मध्य ठीक प्रकार से विभेदन नहीं किया जा सके, सतत स्पेक्ट्रम कहलाता है। मीन्स जैसे मैं कहना चाहूं कि बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, ऐसे बेनिया है पिनाला के हिसाब से रंग सेट हैं, तो बैंगनी रंग कहां से खत्म हो गया और नीला रंग कहां से स्टार्ट हो गया, इसके बीच में क्लियर कट अपन बाउंड्री नहीं खींच सकते हैं। तो ऐसा स्पेक्ट्रम बच्चों क्या कहलाता है, सतत स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है। दूसरा स्पेक्ट्रम क्या है बच्चों, बैंड स्पेक्ट्रम। वह स्पेक्ट्रम जिसमें अलग अलग रंगों के बैंड बन जाते हैं, अलग अलग रंगों के एक बैंड बन जाते हैं, उसको अपन बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। और रेखिल स्पेक्ट्रम, जिसमें स्पेक्ट्रम में अपन को रेखाएं दिखाई देती हैं अलग अलग, उसको बच्चों अपन बोलते हैं और रेखिल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान देना बच्चों, जैसे
कार्बन आर्क का जो स्पेक्ट्रम होता है सतत स्पेक्ट्रम होता है, विद्युत बल्ब का जो स्पेक्ट्रम होता है, या वेल्डिंग आर्क कहें तो ज्यादा बेटर, वेल्डिंग आर्क, वेल्डिंग आर्क जो होती है बच्चों, इसका स्पेक्ट्रम एक तो सतत स्पेक्ट्रम होता है, और विद्युत बल्ब का जो स्पेक्ट्रम होता है वो सतत स्पेक्ट्रम होता है, और सूर्य का जो स्पेक्ट्रम होता है वो भी सतत स्पेक्ट्रम होता है, और कृष्णिका का जो स्पेक्ट्रम होता है वो भी बच्चों सतत स्पेक्ट्रम होता है। कृष्णिका का जो स्पेक्ट्रम होता है वो भी कैसा स्पेक्ट्रम होता है, सतत स्पेक्ट्रम होता है। तो ये बच्चों सतत स्पेक्ट्रम के एग्जाम्पल हैं, वेल्डिंग आर्क, विद्युत बल्ब, सूर्य का स्पेक्ट्रम और कृष्णिका का स्पेक्ट्रम, ये सतत स्पेक्ट्रम के एग्जाम्पल हैं। बैंड स्पेक्ट्रम, बस एक लाइन याद रखनी है बच्चों, आणविक स्पेक्ट्रम जो भी होगा, अगर कोई भी गैस आणविक फॉर्म में है और उसका स्पेक्ट्रम जो होगा वो हमेशा बैंड स्पेक्ट्रम होगा। आणविक स्पेक्ट्रम जो होता है वो सदैव बैंड स्पेक्ट्रम होता है। आणविक स्पेक्ट्रम सदैव बैंड स्पेक्ट्रम होता है। आणविक स्पेक्ट्रम जो होता है बच्चों सदैव कैसा स्पेक्ट्रम होता है, बैंड स्पेक्ट्रम होता है। और परमाणविक स्पेक्ट्रम जो होता है बच्चों हमेशा रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। परमाणविक स्पेक्ट्रम सदैव रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। परमाणविक स्पेक्ट्रम जो होता है बच्चों सदैव कैसा स्पेक्ट्रम होता है, रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों अपन अपारदर्शी वस्तुओं का रंग। अपारदर्शी वस्तुओं का रंग, कलर ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट्स। अपारदर्शी वस्तुओं का रंग और कलर ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट्स। कलर ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट्स, अपारदर्शी वस्तुओं का रंग। देखो कोई भी वस्तु है वो किसी पर्टिकुलर रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह उस रंग को परावर्तित करती है तथा अन्य रंगों का क्या कर लेती है, अवशोषण कहलाती है। जैसे कोई लाल वस्तु है वो अपन को लाल इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि वह लाल रंग को तो परावर्तित कर रही है और अन्य रंगों का क्या कर लेती है, अवशोषण। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या हुआ है, कोई वस्तु, कोई अपारदर्शी वस्तु कोई अपारदर्शी वस्तु किसी विशेष रंग की इसलिए दिखाई देती है
कोई अपारदर्शी वस्तु किसी विशेष रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह उस रंग को परावर्तित करती है। उस रंग को क्या करती है? परावर्तित करती है तथा शेष रंगों को अवशोषित कर लेती है। ठीक है। कोई अपारदर्शी वस्तु किसी विशेष रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह उस रंग को तो परावर्तित करती है और अन्य रंगों को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, श्वेत और काला कोई रंग नहीं होता। वास्तव में श्वेत और काला कोई रंग नहीं होता। श्वेत रंग का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ऑल कलर्स। श्वेत का मतलब क्या होता है? सभी रंगों की उपस्थिति। सभी रंगों की उपस्थिति श्वेत है। और काला क्या है बच्चों? एब्सेंस ऑफ ऑल कलर्स, सभी रंगों की अनुपस्थिति। सभी रंगों की अनुपस्थिति। अब बच्चों अपन एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। ये सपोज करो कि मेरे पास एक कोई रेड रोज है और ये इसके ग्रीन लीफ हैं। ये क्या है अपने पास? ग्रीन लीफ हैं और ये रेड रोज है। ठीक है बच्चों। अब यदि मैं इसको अलग अलग रंग के प्रकाश में देखूं तो मुझे ये इनका रंग कैसा दिखाई देगा, ये आपको देखना है। ठीक है बच्चों। सबसे पहले इसे यदि अपन श्वेत प्रकाश में देखें, श्वेत प्रकाश में देखने पर क्या होगा? सबसे पहले अपन श्वेत प्रकाश में देखें तो बच्चों श्वेत प्रकाश में तो सभी रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश में सभी रंगों की उपस्थिति होगी। तो क्या होगा कि जब श्वेत प्रकाश इस रेड रोज पर गिरेगा तो ये क्या करेगा? रेड को तो क्या करेगा? परावर्तित कर देगा और बाकी का अवशोषण कर लेगा। इसलिए रोज कैसा दिखाई देगा अपन को? रेड ही दिखाई देगा। और लीफ कैसी दिखाई देंगी बच्चों? ग्रीन ही दिखाई देंगी। तो बच्चों रोज तो कैसा दिखाई देगा अपन को? रेड दिखाई देगा। और लीफ कैसी दिखाई देंगी? ग्रीन दिखाई देंगी। कोई दिक्कत इसमें? लेकिन बच्चों अगर मान लो मैं इसको पीले प्रकाश में देखता हूं, येलो लाइट में देखूं, पीले प्रकाश में देखने पर अगर इसी को मैं पीले प्रकाश में देखता हूं तो आपको पता है बच्चों ये रेड रोज जो क्या करेगा? लाल कलर है, उस पीले प्रकाश का तो अवशोषण कर लेगा। और पत्तियां भी पीले प्रकाश का तो अवशोषण कर लेंगी क्योंकि पत्तियां केवल हरे प्रकाश को परावर्तित करती और रेड रोज जो केवल रेड प्रकाश को परावर्तित करता। इसका मतलब यह हुआ कि जो रोज है वो कैसा दिखाई देगा? जब परावर्तन नहीं होगा तो निश्चित रूप से काला दिखाई देगा। तो इस केस में रेड रोज जो है, रोज बच्चों कैसा दिखाई देगा अपन को? काला दिखाई देगा। और लीफ भी कैसी दिखाई देंगी? काली। तो इस केस में बच्चों रोज अपन को कैसा दिखाई देगा? काला, ब्लैक दिखाई देगा। और लीफ भी कैसी दिखाई देंगी बच्चों अपन को? ये भी काली दिखाई देंगी। दोनों ही ब्लैक दिखाई देंगे अपन को। ठीक है। अब बच्चों अपन क्या करते हैं, इसको लाल प्रकाश में यदि देखें तो क्या होगा? लाल प्रकाश में अगर मैं देखने का प्रयास करूं तो लाल प्रकाश में क्या होगा कि ये जो रेड रोज है
वो रेड को तो परावर्तित करेगा। इसलिए बच्चों रोज जो दिखाई देगा वो तो कैसा दिखाई देगा, रेड दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा। लेकिन लीफ कैसी दिखाई देंगी, ब्लैक दिखाई देंगी। क्लियर है? क्योंकि हरी जो पत्तियां हैं वो केवल हरे रंग का परावर्तन कर सकती थी, ये लाल रंग का परावर्तन नहीं करेंगी, उसको तो अवशोषण करेंगी। इसलिए कैसी दिखाई देंगी बच्चों, काली दिखाई देंगी। चौथा, यदि मान लो मैं इसको ग्रीन लाइट में देखूं, हरे प्रकाश में देखने पर क्या होगा, अगर हरे प्रकाश में देखें तो क्या होगा, जो रोज होगा वो तो अपन को ब्लैक दिखाई देगा, और जो लीफ हैं बच्चों कैसी दिखाई देंगी, ग्रीन दिखाई देंगी। ठीक है। इसी प्रकार यदि बच्चों अपन कोई एक फूलों का गुलदस्ता लें, जैसे मान लो अपन फूलों का कोई गुलदस्ता लें, ठीक है। इस फूलों के गुलदस्ते में सपोज करो कि आपके पास 3 प्रकार के फूल हैं। इस फूलों के गुलदस्ते में सपोज करो कि एक तो आपके पास सफेद कलर के फूल हैं, एक सपोज करो पीले फूल हैं, और एक सपोज करो लाल फूल हैं। ठीक है। अब बच्चों यदि मैं क्या करूं कि इसको श्वेत प्रकाश में अगर देखूं, क्या करें इसको, यदि श्वेत प्रकाश में देखें, श्वेत प्रकाश में देखने पर सफेद फूल तो सफेद ही दिखाई देगा, पहला वाला सफेद दिखाई देगा, पीला पीला ही दिखाई देगा, और लाल लाल ही दिखाई देगा। क्लियर है। लेकिन यदि मान लो मैं इसको पीले प्रकाश में देखें तो सफेद तो सभी रंगों को परावर्तित करेगा। इसलिए बच्चों क्या होगा, पीले प्रकाश में देखने पर सफेद फूल कैसा दिखाई देगा, पीला, पीला भी कैसा दिखाई देगा, पीला, लेकिन लाल फूल कैसा दिखाई देगा, काला। इसी प्रकार से बच्चों अगर मान लो मैं लाल प्रकाश में देखूं तो सफेद फूल कैसा दिखाई देगा, मेरे को लाल दिखाई देगा, पीला कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, और लाल भी कैसा दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा। ठीक है। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज, विवाह स्थलों आदि में मरकरी लाइट का उपयोग नहीं किया जाता है। विवाह स्थलों आदि में मरकरी लाइट का उपयोग नहीं किया जाता है। क्योंकि उसमें लाल रंग अनुपस्थित रहता है। अब ध्यान से समझना बच्चों, आपको पता विवाह स्थलों में अधिकांश जो शुभ कार्य होता है उसमें अपन लाल कलर को प्रायोरिटी देते हैं। जैसे मान लो अपन किसी के तिलक निकाला और मरकरी लाइट वहां पे लगी हुई है तो लाल कलर उसमें अनुपस्थित है, तो लाल का तो क्या करेगा, वो
अवशोषण करेगा। इसलिए बच्चों जो लाल जो तिलक है वो केवल लाल कलर को परावर्तित करता, अब लाल कलर उसमें है नहीं तो बाकी का अवशोषण करेगा, और जो तिलक है वो भी कैसा दिखाई देगा अपन को, काला दिखाई देगा। तो जो भी लाल वस्तुएं हैं वो सारी की सारी काली दिखाई देंगी। इसलिए विवाह स्थलों आदि में क्या होता है, लाल ये मरकरी लाइट का उपयोग नहीं किया जाता है। अब बच्चों अपन देखते हैं पारदर्शी वस्तुओं का रंग यदि देखें तो पारदर्शी वस्तुओं का रंग, अब बच्चों अगर मैं किसी भी वस्तु को पारदर्शी वस्तु में से देखता हूं और उसका रंग पर्टिकुलर, जैसे मान लो मैं ग्रीन फिल्टर में से देखूं, किसी वस्तु को मैं हरे कांच में से देखूं या लाल कांच में से देखूं, तो लाल कांच में से देखने पर वो वस्तु कैसी दिखाई देगी, लाल दिखाई देगी। ग्रीन फिल्टर से देखने पर और ब्लू फिल्टर से देखने पर ब्लू दिखाई देगी। तो इस टाइप से अपन क्या करेंगे, पारदर्शी वस्तुओं का रंग देखेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों अपन ने इसमें रंगों का निर्धारण किया। इसके बाद बच्चों अपन देखते हैं प्रेवो का ऊष्मा विनिमय सिद्धांत। क्या देखेंगे, प्रेवो का ऊष्मीय विनिमय सिद्धांत। प्रेवो का नियम, प्रिवोस्ट लॉ। ये क्या कहता है बच्चों, प्रेवो का नियम क्या कहता है, ये कहता है कि प्रत्येक वस्तु प्रत्येक ताप पर केवल 0 केल्विन को छोड़कर प्रत्येक वस्तु प्रत्येक ताप पर ऊष्मीय विकिरणों का उत्सर्जन व अवशोषण दोनों करती है। ऊष्मीय विकिरणों का उत्सर्जन व अवशोषण दोनों करती है। जब वस्तु का ताप अधिक होता है तो उत्सर्जन ज्यादा करती है और अवशोषण कम करती है, और जब वस्तु का ताप कम होता है तो अवशोषण ज्यादा करती है और उत्सर्जन कम करती है। बाकी उत्सर्जन और अवशोषण दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, ये कहता है। समझ में आ रहा है? प्रेवो का नियम क्या है कि प्रत्येक वस्तु प्रत्येक ताप पर, प्रेवो का नियम क्या है, प्रत्येक वस्तु प्रत्येक ताप पर 0 केल्विन को छोड़कर प्रत्येक वस्तु प्रत्येक ताप पर ऊष्मीय विकिरणों का उत्सर्जन व अवशोषण दोनों करती हैं। उच्च ताप पर उत्सर्जन अधिक, जबकि अवशोषण कम होता है। जबकि अवशोषण कम होता है तथा निम्न ताप पर अवशोषण अधिक, व उत्सर्जन कम होता है। यानी ऊष्मा का आदान प्रदान, ऊष्मा का उत्सर्जन और अवशोषण दोनों साथ साथ चलते हैं, ये ऐसे ही कहता है।
बस नेट इफेक्ट, जब वस्तु का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो नेट इफेक्ट जो अपन को दिखाई देता है वो उत्सर्जन जैसा दिखाई देता है, और जब टेम्परेचर कम होता है तो नेट इफेक्ट अवशोषण जैसा दिखाई देता है। तो ये था बच्चों अपने प्रयोग का ऊष्मा विनिमय सिद्धांत या प्रयोग का नियम। आगे अपन बच्चों देखते हैं स्टीफन बोल्ट्जमान नियम। स्टीफन बोल्ट्जमान नियम देखो बच्चों, सबसे पहले स्टीफन ने अपना नियम दिया था, और स्टीफन ने क्या नियम दिया था ये थोड़ा सा ध्यान दें। स्टीफन ने बताया था कि किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण की मात्रा अर्थात उत्सर्जन क्षमता परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। लेकिन बाद में बच्चों ये देखा गया कि वास्तव में ये जो नियम है वो सभी वस्तुओं के लिए लागू नहीं होकर केवल आदर्श कृष्णिकाओं के लिए ही लागू होता है। तो बोल्ट्जमान ने क्या किया, इसमें संशोधन किया। बोल्ट्जमान ने बताया कि नहीं, ये नियम प्रत्येक वस्तु के लिए लागू नहीं होकर किसके लिए लागू होगा, आदर्श कृष्णिका के लिए ही लागू होता है। इसलिए इस नियम को बाद में स्टीफन बोल्ट्जमान नियम के नाम से जाना गया। ठीक है बच्चों, इसके बारे में डिटेल में अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे।